Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 2 land, soil and water resources. So student इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी लैंड सॉइल और वाटर को। क्यों डिस्कस करेंगे स्टूडेंट? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब क्यों इम्पॉर्टेंट है? एज दे प्रोवाइड द वेज ऑन विच अदर रिसोर्सेज डेवलप। जितने भी दूसरे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं स्टूडेंट, उनको डेवलप करने के लिए बेस तो हमें यही तीनों देते हैं, भले वो लैंड हो, सॉइल हो या वाटर हो। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज को। तो लैंड स्टूडेंट एक बेसिक रिसोर्स है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं। लैंड इज द मोस्ट बेसिक रिसोर्स बिकॉज वी लिव ऑन इट। हम इसी के ऊपर रह रहे हैं। लैंड के ऊपर ही फॉरेस्ट होगा, पास्चर होगा। पास्चर लैंड, पास्चर किसको बोलते हैं बच्चा? चारा। जो हमारे हार्बीवोरस होते हैं, भले वो काऊ हो, शिप हो, गोट हो, इनके फूड के लिए हमें पास्चर चाहिए। तो कुछ एरिया में पास्चर लैंड है, कुछ में फॉरेस्ट है, जंगल आप जानते ही हो। एंड लैंड प्रोवाइड्स द बेस फॉर एग्रीकल्चर। हम एग्रीकल्चर भी किसके ऊपर करते हैं? लैंड के ऊपर। अगर मुझे घर बनाना है, फैक्ट्रीज बनाना है, इंडस्ट्रीज बनाना है, सो आई एम गोइंग टू मेक इट ऑन लैंड ओनली। चलो, सो स्टूडेंट ऑन द एंटायर अर्थ, पूरी अर्थ के ऊपर वी हैव 5 ओशंस। कितने ओशन है बच्चा हमारे पास? 5। और कितने कॉन्टिनेंट से? 7 कॉन्टिनेंट से। पर बच्चा ये जो 5 ओशन है ये वर्ल्ड एरिया के 70, अर्थ के पूरे एरिया का 71% कवर करते हैं, और जो हमारी लैंड है वो सिर्फ 29%। ओशन का नंबर कम है बच्चा, पर कितना एरिया ले रखा है इन्होंने अर्थ का? 71%। 7 कॉन्टिनेंट है, नंबर में ज़्यादा है, पर एरिया कितना है सिर्फ इनके पास? 29%। अच्छा स्टूडेंट, अब ये बात भी है कि ये जो 29% हमारे पास अर्थ का सरफेस अवेलेबल है, ये इक्वली सुटेबल नहीं है, ना ही तो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, ना ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। अगर हम बात करें हमारे अंटार्कटिका की, जिसको हम वाइट कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, तो ये जो अंटार्कटिका है बेटा, ये इतना ज़्यादा ठंडा है कि यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट पॉसिबल ही नहीं है। फिर अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो इंडिया सिचुएटेड है, उस इंडिया के जो हिमालयन माउंटेन्स है, अगर हम हिमाद्री की बात करें तो वो सुटेबल नहीं है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये तो 2 एग्जाम्पल दिए स्टूडेंट। हमारी अर्थ का बहुत सारा पार्ट और ऐसा है जिसके ऊपर लैंड एरिया तो है, पर वो हमारे लिए सुटेबल नहीं है। ना ही तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आप उसके लिए कर सकते हो, नहीं तो आप वहाँ जाके रह सकते हो। अंटार्कटिका पे नहीं रहते हम लोग, हमारे कुछ साइंटिस्ट रहते हैं, वो भी कंट्रोल्ड सिचुएशन में, है ना, मतलब बिल्कुल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बना रखा है उन्होंने अपना वहाँ पर। हमारे अर्थ के हिमालय पे भी रहना पॉसिबल नहीं है, हिमालय के हिमाद्री पर। ठीक है, चलो, तो हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जो हमारे वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन है, या जो 90% लोग हैं, वो सिर्फ अवेलेबल लैंड एरिया के 10% पर ही रह रहे हैं। ये जो 29% हमारा लैंड अवेलेबल है, इस 29 का भी हम कितना बोल दें कि जो 10% है उस पर ही हमारी 90% पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, 10% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड ऑन विच 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल इनहैबिटेड। अब स्टूडेंट देखो, कौन सी ज़मीन कितनी ज़्यादा पॉपुलेटेड होगी, कौन सी ज़मीन ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं होगी, ये डिपेंड करेगा लैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ठीक है, कि वो जो ज़मीन है वो कितना ह्यूमन यूज़ के काम में आ सकती है, कितना वो ह्यूमन नीड्स को पूरा कर सकती है। और स्टूडेंट, हर कंट्री अपना एक पैटर्न डेवलप करती है लैंड यूज़ के लिए। हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जो अवेलेबल लैंड है उसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं। कुछ लैंड के ऊपर आप क्रॉप कल्टीवेशन करोगे, मतलब खेती करोगे, एग्रीकल्चर करोगे। कहीं पर ग्रेजिंग, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे आपको हार्बीवोरस मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर ग्रेजिंग लैंड का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमारे हार्बीवोरस सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फिर फॉरेस्ट्री, जंगल भी होंगे, हाउसिंग, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन एंड सो ऑन। सो किस ज़मीन का यूज़ आप कैसे करने वाले हो, आपके लैंड यूज़ का पैटर्न क्या है, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा। अब स्टूडेंट, वो एरिया जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, लेवल लैंड एंड फर्टाइल सॉइल, तो वो एरिया जहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, लेवल लैंड है, फर्टाइल सॉइल है, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों पे हम क्या करेंगे बच्चा? एग्रीकल्चर करेंगे। वाई एग्रीकल्चर? बिकॉज ऑफ दिस लार्ज पॉपुलेशन, वो उस एरिया में जो ये जो लार्ज पॉपुलेशन रह रही है, इसका मेन थ्रस्ट क्या होगा? टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट। जो जितनी ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर एरिया में रह रही है, जहाँ पर लेवल लैंड है, फर्टाइल सॉइल है, तो पहली कोशिश होगी कि हम लोगों की फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करें। ठीक है, द पैटर्न ऑफ लैंड यूज चेंजेस ओवर टाइम। बेटा, टाइम के साथ साथ ये जो पैटर्न है लैंड यूज का, वो बिल्कुल चेंज होता जा रहा है।
Thus, as the human population is growing, जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, हम जो फॉरेस्ट लैंड है उसको क्लियर करके बच्चा वहाँ पर क्या बनाते जा रहे हैं, क्रॉप फील्ड बनाते जा रहे हैं, हाउस बना रहे हैं, फैक्ट्रीज, रोड एंड सो ऑन। वो एरिया जो पहले सिर्फ फॉरेस्ट लैंड के नाम से फिक्स था कि भैया यहाँ पर फॉरेस्ट है, हमने बाद में फॉरेस्ट को कट करके वहाँ पर क्रॉप फील्ड बना ली, फैक्ट्रीज बना ली, रोड बना लिए, ठीक है। अगेन इन वेरी हैवीली पॉपुलेटेड एरिया वेयर हाउसिंग इज प्राइम नीड। बच्चा फिर ये तो देखो, आपने जंगलों को काट के बनाया, क्या बना लिए, घर बना लिए, क्रॉप फील्ड बना ली, वो भी बात एक अलग हुई। अब दूसरा हम लोग देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हैवी पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं, इन मैक्सिमम हैवीली पॉपुलेटेड एरिया व्हाट दे वर डूइंग नियर बाय, जो भी एग्रीकल्चर प्लॉट या लैंड अवेलेबल होती है वो उसको भी कोशिश करते हैं हाउसिंग कॉलोनीज में कन्वर्ट करने का। So on land before we were doing agriculture, now it is converted or used as a residential area. Student, आप आपके पेरेंट्स से पूछना, इस बात को जरूर डिस्कस करना। जैसे मैं बता रही हूँ कि पहले हम इस एरिया में रहते थे, मतलब हमारी जो नेटिव प्लेस है उसका एरिया इतना होता था, पर आज बच्चा बाहर बहुत बड़ी बड़ी और बहुत ही सिस्टमेटिक कॉलोनीज डेवलप हो रही हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, स्विमिंग पूल, इनका अपना गार्डन है, बड़ी बड़ी कॉलोनीज है। तो ये आउटर स्कर्ट्स में ही डेवलप हो रही हैं, जो सिटी है उसके आउटर साइड में ही डेवलप हो रही हैं। तो स्टूडेंट, पहले सिटी पीपल के लिए ये एग्रीकल्चर लैंड था, पर अब ये जो एरिया है ये एग्रीकल्चर लैंड से काय में कन्वर्ट हो रहा है, बड़ी बड़ी कॉलोनीज में कन्वर्ट होता जा रहा है स्टूडेंट, क्योंकि हाउसिंग एक प्राइम इंपॉर्टेंस है, तो प्राइम इंपॉर्टेंट का मैटर है ना। चलो, पर एग्रीकल्चर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घर बड़ा बना लिया, खाने को नहीं मिला तो भी प्रॉब्लम होगी। पर अभी तो ये एक कॉमन पैटर्न हो गया है कि आप जिस सिटी में रहते हैं उस पहले जो सिटी जहाँ पर ख़त्म होती थी आज वो उससे बहुत ज़्यादा एक्सपांड कर गई है, और जितनी भी बड़ी बढ़िया पॉश कॉलोनीज डेवलप हो रही हैं स्टूडेंट, ये सिटी से थोड़ा सा बाहर जाके ही डेवलप हो रही हैं। तो ये तो एक बात हुई। अब दूसरी बात ये होती है स्टूडेंट कि जो लैंड यूज़ का पैटर्न है ये टेक्नोलॉजी के चेंज के साथ भी चेंज होता है। सपोज करो एक ज़मीन अवेलेबल थी, यहाँ पर हमें पता भी था कि यहाँ पर आयरन और है, पर स्टूडेंट इस आयरन ओर को आयरन में कन्वर्ट करने का तरीका मुझे नहीं पता था, मेरे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो मैंने इसके ऊपर बना लिया अपना घर। पर फिर एक व्यक्ति आया जिसने बोला, ओ माय गॉड, यहाँ पर तो बहुत सारा आयरन और है, तो तुम्हें यहाँ पे घर नहीं बनाना चाहिए, तुम यहाँ से आयरन और एक्सट्रैक्ट करो। तो पहले मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो आई हैव इन्वेस्टेड इन मेकिंग हाउस, मैंने घर बना लिया। बट नाउ आई एम हैविंग टेक्नोलॉजी, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से आयरन और को एक्सट्रैक्ट करूँगी, ठीक है। तो जो पैटर्न है लैंड यूज़ का वो भी टाइम टू टाइम चेंज होता है विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल एक मिनरल रिच एरिया था, वो हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते थे या हाउसिंग के लिए यूज़ करते थे, क्योंकि हमारे पास माइनिंग टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, विच कन्वर्टेड इनटू माइंस। तो जब आपके पास सूटेबल टेक्नोलॉजी होगी, अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वहाँ पर क्या करोगे, माइनिंग करना स्टार्ट कर दोगे। सून फैक्ट्रीज में भी बिल्ट इन दिस एरिया, धीरे धीरे वहाँ पर फैक्ट्रीज बनना चालू होंगी क्योंकि वहाँ माइनिंग चालू हो गई है। फिर धीरे धीरे बहुत सारे एरिया में वहाँ पर क्या बन जाएगी बच्चा, फैक्ट्रीज। तो ग्रेजुअली ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो उस ज़मीन का होगा वो काय में आ जाएगा स्टूडेंट, इंडस्ट्रियल यूज़ में। अच्छा, अब हम बात करें स्टूडेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हमारी जो अर्थ में जितना भी लैंड एरिया अवेलेबल है उसका 1/10 जो लैंड एरिया अवेलेबल है दैट इज़ 29%, इसका 1/10 एरेबल है, मतलब सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, जहाँ पर एग्रीकल्चर आप कर सकते हो, क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो। लेस देन 1/3, 1/3 से भी कम हमारे पास फॉरेस्ट कवर है, 1/10 एरेबल है, लेस देन 1/3 फॉरेस्ट है, और 1/4 के अंदर पास्चर लैंड अवेलेबल है, और बाकी का जो बचा हुआ है वो आप डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो या आज भी वो अनप्रोडक्टिव है। तो ये आंसर भी है स्टूडेंट, तो डू लर्न इट वेरी नाइसली। 1/10 इज एरेबल, लेस देन 1/3 फॉरेस्ट, 1/4 pasture land, and remaining is used for different other purposes and or is unproductive, या तो उसको unproductive या हमने अभी छोड़ा हुआ है, उसको कुछ यूज अभी हम नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप मतलब किसके पास उस जमीन के राइट है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, कौन उसको उस ज़मीन का मालिक है उसके हिसाब से भी हम लैंड को ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं, प्राइवेट लैंड और इंडिविजुअल लैंड, प्राइवेट लैंड और इंडिविजुअल लैंड, कम्युनिटी लैंड। तो बच्चा प्राइवेट लैंड जो होगी वो इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर पर्सन की होगी, या तो हो सकता है किसी ग्रुप की हो, ठीक है। जैसे आपने, आपके फ्रेंड ने
और आपकी एक और फ्रेंड ने मिल करके कोई ज़मीन को खरीद लिया, तीनों ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया मॉनेटरी और उस ज़मीन को खरीद लिया, तो वो आप तीनों की प्रॉपर्टी होगी। अगर आपने अकेले खरीदा तो वो आपकी प्रॉपर्टी होगी। तो वी कैन से इंडिविजुअल प्रॉपर्टी और प्राइवेट लैंड, इंडिविजुअल लैंड, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर आता है दूसरा कम्युनिटी लैंड। तो प्राइवेट लैंड क्या आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? प्राइवेट लैंड इज ओन्ड एंड यूज्ड बाय पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। चलो, फिर कम्युनिटी लैंड। स्टूडेंट, आप लोग पार्क गए होंगे, रोड गए होंगे, पास्चर लैंड आपने देखा होगा, फॉरेस्ट आप लोगों ने देखा होगा। तो ये कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है ना स्टूडेंट, उस पर किसी एक पर्सन का तो हेजेमनी नहीं है, एक पर्सन से तो बिलोंग नहीं करती है। जैसे मेरा घर मेरा ही घर है, वो आपका नहीं है, आपका घर आपका है, वो मेरा नहीं है। पर फॉरेस्ट हुआ, हमारी कॉलोनी का जो पार्क हुआ, उसमें आप भी जा सकते हैं और मैं भी जा सकती हूँ, है ना, ऐसा ही होता है ना। चलो, सो स्टूडेंट, हम कम्युनिटी लैंड को कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी बोल सकते हैं। कम्युनिटी लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। इसके अंदर इंक्लूड होगा पास्चर, पार्क और रोड्स। चलो, लैंड यूज इन इंडिया। अगर स्टूडेंट हम इंडिया की बात करें, लैंड यूज इन इंडिया, इंडिया में लैंड यूज कैसे करते हैं हम लोग? तो स्टूडेंट, इंडिया में जो 50% लैंड है वो एरेबल है। एरेबल हमने पहले ही देख लिया, जिसके ऊपर आप कल्टीवेशन कर सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। सो इन इंडिया मोर देन 50% लैंड इज एरेबल। A little less than 20% is forested और 20% से थोड़ी सी कम फॉरेस्ट लैंड है। और पास्चर मतलब जो चारे वाली जमीन है, पास्चर लैंड है, वो है 4%। स्टूडेंट, हमारे राजस्थान, राजस्थान वाला जो रीजन है, फिर पंजाब हरियाणा वाला जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे हार्बीवोरस हैं जिनको हम डोमेस्टिकेट किए हुए हैं। क्यों डोमेस्टिकेट किए हुए हैं स्टूडेंट? फॉर गेटिंग एनिमल प्रोडक्ट्स, जैसे कि मिल्क चाहिए, घी चाहिए, बटर चाहिए, फिर वूल चाहिए, है ना, मीट का भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। तो स्टूडेंट, पास्चर लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे इंडिया में 50% से ज़्यादा ज़मीनों पे हम खेती कर सकते हैं, लेस देन 20% पे फॉरेस्ट है और 4% पे पास्चर लैंड अवेलेबल है। जो रेस्ट लैंड हुई, अब देखो, जो बची हुई ज़मीन होगी, वो ज़मीन का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? द रेस्ट ऑफ इंडियाज लैंड इंक्लूड्स अनप्रोडक्टिव लैंड, वो लैंड जहाँ पर अभी हमने कुछ भी नहीं किया, अनप्रोडक्टिव है, हमने नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज़ किया है कुछ ज़मीन को, जैसे हाउसिंग, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग। तो बच्चा देखो, 50 + 20 70 हुआ, 70 में 4 प्लस किया तो कितना हो गया बच्चा? 74। बची हुई ज़मीनें कितनी है? 26%। तो इस 26% में हमने घर बनाए हुए हैं, माइनिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और कुछ हो सकता है अनप्रोडक्टिव लैंड भी हो। तो बात समझ में आ गई। 74 का तो आपके पास फिक्स डेटा अवेलेबल है कि 74 में से 50% के ऊपर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, 20% में फॉरेस्ट है और 4% में आपका पास्चर कवर है, ग्रास लैंड है, ठीक है। ग्रास लैंड्स बोलोगे, हाँ ठीक है, जहाँ पर ग्रास अवेलेबल है, पास्चर लैंड अवेलेबल है। अब इस 26% में हमने बहुत सारे पे तो हमारे हाउस बनाए रखे हैं, हम सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है बच्चा, तो बहुत सारे घर हैं हमारे, हमारे नहीं मतलब हर व्यक्ति का घर है। फिर हमने उसके अलावा हमने फैक्ट्रीज बनाई हैं, इंडस्ट्रीज बनाई हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम हम कर रहे हैं, और उसके अलावा कुछ पे हम माइनिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिस इज लैंड यूज इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको लर्न करना चाहिए। नाउ सॉइल रिसोर्सेज। सॉइल फॉर्म्स द अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चा? सॉइल। इट इज मेड अप ऑफ लूज रॉक फ्रेगमेंट। से किससे बनी है? रॉक जो फ्रेगमेंट थे जो अब बिल्कुल लूज हो गए, लूज रॉक फ्रेगमेंट से बनी हुई है। अब देखो, ये रॉक थी, यहाँ से इतना बड़ा चट्टान का टुकड़ा टूट गया, टूट गया। अब टूटने के बाद ये धीरे 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 किस में कन्वर्ट हो गया? छोटे छोटे ग्रेन्स में। अब फिर और फाइन ग्रेन्स में, फिर इसने क्या बना ली बच्चा? सॉइल। तो क्या स्टूडेंट समझ में आया? पहले रॉक थी, उसके टुकड़े टुकड़े ब्रेक हुए, फिर ये ब्रेक जो पार्टिकल्स थे और छोटे हुए, फिर और छोटे हो गए, और क्या बन गए? सॉइल। सो सॉइल इज मेड अप ऑफ लूज रॉक फ्रेगमेंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। और पहले तो ये रॉक फ्रेगमेंट्स थे ही जो लूज हो गए हैं, छोटे हो गए हैं, बिल्कुल फाइन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो गए हैं। इसके साथ में इनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी है। मोस्ट फूड आइटम, जितने भी फूड आइटम है स्टूडेंट, जैसे राइस है, व्हीट है, पल्सेस है, ये हम किसके ऊपर ही ग्रो करते हैं बच्चा? सॉइल के ऊपर ही ग्रो करते हैं। सो स्टूडेंट, डू रिमेंबर, सॉइल इज मेड अप ऑफ लूज रॉक फ्रेगमेंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। ये बिल्कुल लर्न ही कर लेना, सॉइल किससे बनी होती है? सॉइल इज मेड अप ऑफ
loose rock fragments and organic matters. Wheat, rice, fruits हम कहाँ पर ही ग्रो करने हैं बच्चा? Vegetables are obtained from plants that grow on soil. भले वो राइस हो, व्हीट हो, पल्सेस हो, ये या वेजिटेबल हो, ये हम किससे ऑप्टेन करते हैं? प्लांट. प्लांट किस में ग्रो करते हैं? सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं. ठीक है. ऑल्सो सस्टेन फॉरेस्ट विच गिव अस फायर वुड. कह रहा फायर वुड का तो हम क्या ही यूज कर रहे हैं, हम तो यूज करते हैं LPG. पर चलो ठीक है, पहले के टाइम की बात करें तो दाल चावल भी हमें कहाँ से ही मिलता था बच्चा? उस प्लांट से जो सॉइल के ऊपर ग्रो कर रहा है. फिर उस दाल चावल को ईटेबल बनाने के लिए आपको फायर वुड भी कहाँ से मिलती थी? फॉरेस्ट से ही मिलती थी. आग जलाओगे तभी तो खाना पकेगा. उसके अलावा टिम्बर, रबर, फाइबर्स और डिफरेंट वैल्यूएबल थिंग्स लाइक हनी, रेजिन्स, गम, ये सब भी हमें कहाँ से ही मिलने वाली है बच्चा? फॉरेस्ट से. सॉइल का एक और इम्पोर्टेंट रोल होता है स्टूडेंट एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज का भी. ठीक है. इमेजिन हाउ डियरी आवर वर्ल्ड विदाउट फ्लावर्स, ट्रीज एंड ग्रास. जरा सोचो, क्या हमारा वर्ल्ड इतना सुंदर होता अगर उसके पास ब्यूटीफुल कलर्ड फ्लावर नहीं होते, ट्रीज नहीं होते, ग्रास नहीं होते? तो ये बात अलग है कि ये आपकी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है, आपको फायर वुड दे रही है, पर साथ ही साथ आपकी एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज को भी, जो हम बोलती है ना, हमें मनोरम दृश्य देखने हैं, ब्यूटी को एंजॉय करना है, तो वो सब भी क्यों ही एंजॉय कर? क्योंकि हमारी जमीन के ऊपर ही फ्लावर हैं, ट्रीज हैं और ग्रासेस हैं. एस्थेटिक का मीनिंग क्या होता है? रिलेटेड टू ब्यूटी. हाँ, ब्यूटी मतलब वो लड़कियों वाली ब्यूटी नहीं, मीन्स ऑल ब्यूटी. नेचर में जो ब्यूटी है वो सब की बात करें. ठीक है. सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन रॉक्स ब्रोकन अप इनटू फाइन पाउडर. अभी हमने जैसे डिस्कस किया, रॉक जब टूट जाए और पूरी तरह फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाए. अभी कन्वर्ट कैसे हो रही है? क्योंकि इनके ऊपर हो रही है वेदरिंग, और वेदरिंग करने वाले एजेंट है सन, वाटर एंड एयर. जब ये तीनों मिलके किसी भी रॉक के ऊपर काम करते, सपोज करो ये रॉक है, सन भी काम कर रहा है, वाटर भी काम कर रहा है और एयर भी काम कर रहा है, तो इसको तोड़ देते हैं बेटा. धीरे धीरे करके क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं. इसी को हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग. और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं पहले बड़े होते हैं, फिर धीरे 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 करके वो फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं. फिर धीरे से उसमें ऑर्गेनिक मैटर मिल जाता है. ऑर्गेनिक मैटर बोले तो जो हमारी ड्राई लीव्स होती हैं, जो हमारे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये सब जब उसके अंदर मिल जाएंगे तो सॉइल बन जाएगी. पर बच्चा, ये जो सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो प्रोसेस है. ऐसा नहीं कि आज आप सोए सुबह उठे आपके घर के बाहर एक मिट्टी का ढेर तैयार हो गया, ऐसा नहीं है. सॉइल फॉर्मेशन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है. एक सॉइल की लेयर बनने में जो कि सिर्फ फ्यू सेंटीमीटर्स की होगी, उसको बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं. तो समझ जाना बच्चा कि अगर आपने मिट्टी खत्म की तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक तो आपको मिलने वाली नहीं है. फ्यू सेंटीमीटर सॉइल की एक लेयर बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं. सो स्टूडेंट, नाउ यू ऑल आर इन क्लास 8, है ना. क्लास 4 से आपको क्या बोलते हैं, सॉइल सिखाया जाता है ना. क्लास 4 में सॉइल है आपको. आप लोगों को, मुझे सच में याद है, क्लास 4 से ही शायद आपको सॉइल प्रोफाइल पढ़ाया जाने लग जाता है. उस सॉइल प्रोफाइल में आपने नहीं देखा नीचे ऐसे लेयर्स में सॉइल को डिवाइड कर देते थे? तो ये आपने बहुत टाइम से पढ़ा है स्टूडेंट. तो अगर हम लेयर्स में सॉइल को डिवाइड करें तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, जिसको हम अपर मोस्ट लेयर बोलते हैं बच्चा, या टॉप सॉइल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? अपर मोस्ट लेयर, टॉप सॉइल. सबसे ऊपर वाली लेयर जो होगी उसमें बहुत सारा ह्यूमस होता है, और जो क्वालिटी होती है सॉइल की वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. अब ह्यूमस इसमें कहाँ से ज़्यादा होता है वो ध्यान रखो स्टूडेंट. अगर किसी एनिमल की डेथ होगी तो वो अपने आप से तो डिग नहीं करेगा और अंदर जाके कहीं छुप नहीं जाएगा डेथ के बाद, वो यहीं पर रहता है. हमारी जो लीव्स होती हैं, लीव्स बोले तो पत्तियां जो सड़ जाएंगी, गल जाएंगी पेड़ से टूट के, वो सब भी यही होती है. और धीरे 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 करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज से स्टूडेंट, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके ऊपर काम करते हैं तो ये जो डेड एनिमल्स, रोटन लीव्स हैं, उनको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक, कोई बात. चलो, तो जो अपर मोस्ट लेयर है सॉइल की, या उसको हम टॉप सॉइल भी बोलते हैं, वो फाइन होती है, उसके अंदर बहुत सारा ह्यूमस होता है. अब ह्यूमस क्या है? वो ऑर्गेनिक मैटर है स्टूडेंट जिसको हम डिराइव करते हैं डीकम्पोज्ड प्लांट्स, एनिमल रिमेन्स इन सॉइल. डीकम्पोज्ड प्लांट और एनिमल जो सॉइल के अंदर है, उससे ही क्या बनता है? हमारा ह्यूमस. फिर बच्चा, ये जो
ये लेयर है जिसको आपने टॉप सॉइल बोला या अपर मोस्ट लेयर बोला, इसके नीचे वाली लेयर को हम सब सॉइल बोलते हैं। सब सॉइल के अंदर कोरस पार्टिकल्स होते हैं वेदर रॉक्स के वो पार्टिकल जो आज भी फाइन नहीं हो पाए, थोड़े से कोरस है, वो रहेंगे और ह्यूमस भी बहुत कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि पत्तियां जब बेटा सड़ेंगी गलेंगी तो वो नीचे कैसे जाएंगी, वो टॉप लेयर में ही होती हैं, बिलो द सब सॉइल लेयर। अब सब सॉइल के नीचे क्या होगा, लार्ज चंक्स ऑफ वेदर्ड रॉक, जो जिस रॉक से वो मिट्टी बनी है उसी रॉक के बड़े बड़े चंक्स जो होंगे वो उसके अंदर होंगे। बिलो दैट इज द बेड रॉक, और सबसे नीचे होगा बेड रॉक। बेड रॉक बहुत ही हार्ड टाइटली पैक्ड रॉक्स होती हैं थ्रू विच वाटर कैन नॉट बी सीप, मतलब बेड रॉक के अंदर तो पानी भी नहीं जाएगा बच्चा, क्योंकि ये टाइटली पैक्ड रॉक्स होती हैं, ठीक है। द डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल आर नोन एज होराइजन। हाँ बच्चा, मुझे याद नहीं आ रहा था, मैं उसको सॉइल प्रोफाइल बोल रही थी, ठीक है, सॉइल प्रोफाइल भी बोलते हैं उसको, और होराइजन ऑफ सॉइल भी बोलते हैं। द कंप्लीट वर्टिकल सीक्वेंस ऑफ होराइजन इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल। ये जो कंप्लीट वर्टिकल सीक्वेंस होगा होराइजन्स का, इसी को हम क्या बोलेंगे, सॉइल प्रोफाइल, ठीक कोई बात। ये जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर है इसे हम होराइजन बोलते हैं। द डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल इज नोन एज होरिजन्स। डिफरेंट लेयर को आप होरिजन बोलोगे, और जो कंप्लीट वर्टिकल सीक्वेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सॉइल प्रोफाइल। नाउ स्टूडेंट, फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। अब सॉइल को फॉर्म करने वाले कौन से फैक्टर हैं या कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन को। चलो स्टूडेंट, हमारे कंट्री में 6 टाइप के सॉइल, मेजरली 6 टाइप के सॉइल आपको मिलेंगे। तो वो जो 6 टाइप के सॉइल हैं उनके अपने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। किसी सॉइल में कोई फूड प्रोड्यूस होता है, किसी सॉइल में कॉटन अच्छा होता है, किसी में शुगर केन अच्छा होता है, ठीक है। तो इन इंडिया वी हैव 6 टाइप ऑफ सॉइल्स। ईच टाइप ऑफ सॉइल हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स ओन रेंज ऑफ सॉइल प्रोडक्ट्स। सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो बहुत सारे फैक्टर के इन्फ्लुएंस से होता है, ठीक है। वो फैक्टर्स हम पढ़ेंगे। पहला फैक्टर है पेरेंट मटेरियल। अब पेरेंट मटेरियल मतलब जिस रॉक से वो सॉइल बनी होगी। चलो, द कंपोजिशन एंड टेक्सचर ऑफ अ सॉइल डिपेंड्स अपॉन पेरेंट मटेरियल। नाउ पेरेंट मटेरियल, the composition and texture of soil depends upon the parent material. The material from which the soil is formed, वो मटेरियल जिससे सॉइल बनी है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, पेरेंट मटेरियल। तो पेरेंट मटेरियल वो रॉक होगी जिससे अल्टीमेटली किसका फॉर्मेशन हुआ, सॉइल से। पेरेंट मटेरियल मे बी द रॉक और ब्रोकन डाउन ऑन द स्पॉट बाय वेदर। पेरेंट मटेरियल रॉक होगी जिसको ब्रोक किया है, तोड़ा है किसने, वेदरिंग के एजेंट ने। सन भी हो सकता है, विंड भी हो सकता है, वाटर भी, या तीनों भी, ठीक है, तीनों ने मिलकर काम किया होगा। इट मे ऑल्सो बी मटेरियल सच एज रिवर एल्यूवियम, ग्लेशियल एंड विंड ब्लोइंग सेडिमेंट। अच्छा, इसके अलावा वेदर, वो रॉक तो हो ही गई बच्चा, रॉक के अलावा बहुत सारी रिवर अपने साथ जो एल्यूवियम लाती हैं, ग्लेशियल, विंड ब्लोइंग सेडिमेंट्स, वॉल्केनिक ऐश, ये सभी सॉइल फॉर्मेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ठीक है। नदियाँ जो अपने साथ मिट्टी लेके आएंगी, ग्लेशियल और विंड ब्लोइंग सेडिमेंट्स, बहुत सारे सेडिमेंट ग्लेशियल के साथ या विंड के साथ आ गए। वॉल्केनिक ऐश, जो वॉल्केनो निकला उसकी जो ऐश थी, राख थी, वो ये भी कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्ट होके कहीं और पहुंच जाते हैं बाय द एजेंट ऑफ इरोजन। वॉल्केनिक एरप्शन, सपोज करो ये एक रॉक थी जिससे पेरेंट रॉक थी जिससे सॉइल बननी थी, पर यहाँ पर एक वॉल्केनिक एरप्शन हुआ, उस वॉल्केनिक एरप्शन में बहुत सारा लावा निकला, उसकी जो धूल मिट्टी थी, ऐश थी, राख थी, वो भी यहाँ पहुँच गई विद इरोजन। अब ये सॉइल इरोजन हुआ होगा, ठीक है। एजेंट ऑफ इरोजन सॉइल भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, विंड भी हो सकता है, ठीक है। तो वो वाटर के साथ यहाँ पहुँच गई हो, या हो सकता है विंड के साथ यहाँ पहुँची हो। फिर हो सकता है इस प्लेस पे कोई रिवर भी आती हो, तो जो रिवर आएगी वो अपने साथ क्या लेके आएगी, एल्यूवियम लेके आएगी। तो बच्चा, इस मिट्टी के बनने में पेरेंट रॉक का भी रोल है, वॉल्केनिक ऐश का भी रोल है, और रिवर का भी रोल होता है। चलो, तो अभी हम होरिजन पढ़ेंगे। ये रही हमारी टॉप सॉइल, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स हैं, फिर थोड़े से लार्जर पार्टिकल्स हैं हमारी सब सॉइल में, उसके बाद है ये वेदर्ड रॉक्स, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद तो भैया सबसे नीचे वाली लेयर में मिलेंगे तुमको बेड रॉक्स, ठीक है। इसके अंदर पानी नहीं जाता है बच्चा, सीपिंग नहीं होती है। सो ये डायग्राम हमने पढ़ा लेयर्स ऑफ सॉइल का, जिसको हम सॉइल प्रोफाइल भी बोलते हैं। यूजुअली स्टूडेंट, वो सॉइल जो डार्क कलर रॉक से बनी होगी, किससे, डार्क कलर रॉक से, उसके अंदर आयरन कंपाउंड होंगे।
पर वहीं पे लाइट कलर्ड रॉक से बनी हुई जो सॉइल होगी उसमें आयरन कंपाउंड बहुत कम होगा, ठीक है। ग्रेनाइटिक रॉक्स यूजुअली प्रोड्यूस कोरस सॉइल। ग्रेनाइटिक रॉक होगी तो वो बहुत ज़्यादा फाइन सॉइल प्रोड्यूस नहीं करेगी, कोरस सॉइल प्रोड्यूस करेगी विथ लार्ज ग्रेन, है ना, लार्ज मोटे मोटे दाने होंगे उसमें। दिस सॉइल लेट वाटर सीप थ्रू इजीली, और उसके अंदर से पानी इजीली सीप कर जाएगा। जो बेसाल्टिक रॉक होगी वो फाइन सॉल्ट प्रोड्यूस करेगी, इसमें स्मॉल ग्रेन होंगे उसमें, और ये जो सॉइल होगी ये वाटर को होल्ड करके रखेगी। तो सुनो बच्चा, ग्रेनेटिक रॉक का एग्जांपल आप दे सकते हो। इससे जो सॉइल बनेगी वो कोरस नेचर की होगी, लार्ज ग्रेन्स होंगे, बहुत फाइन पार्टिकल नहीं होगा। अब लार्ज ग्रेन से तो पानी इजीली उससे पार कर चला जाता है, द सॉइल लेट वाटर सीप थ्रू इजीली, उसके अंदर इजीली पानी चला जाएगा। पर जो बेसाल्टिक रॉक होती है, वो जो सॉइल प्रोड्यूस करेगी बहुत ज़्यादा फाइन होगी, स्मॉल ग्रेन्स होंगे, इसीलिए ये जो सॉइल है ये पानी को लंबे समय तक होल्ड करके रखता है। Next is climate. Climate influences soil formation mainly through the action of temperature, moisture and wind. जो climate है बच्चा वो भी soil formation को help मतलब form करने में एक एजेंट की तरह काम करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। क्लाइमेट इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशन, क्लाइमेट का भी इन्फ्लुएंस होता है सॉइल के बनने में, ठीक है। अब क्लाइमेट के अंदर क्या क्या आ जाता है स्टूडेंट, देखो क्लाइमेट में हम पहले पढ़ते हैं हमारे टेम्परेचर को, फिर मॉइस्चर को, ठीक है, एंड विंड्स को। तो जहाँ पर भी मॉइस्चर और हायर टेम्परेचर होगा, क्विक इन द केमिकल रिएक्शन, वहाँ केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगी जिससे कि सॉइल फॉर्मेशन होगी। मॉइस्चर एंड हायर टेम्परेचर क्विक इन द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी उसको तेज करने का काम करेगा मॉइस्चर और हाई टेम्परेचर। फिर से ध्यान रखना स्टूडेंट, सेकेंड जो एलिमेंट हम पढ़ रहे हैं, सेकेंड फैक्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्लाइमेट, जो कि सॉइल फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करता है। अब क्लाइमेट के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं बेटा, टेम्परेचर, मॉइस्चर और विंड, यही पढ़ते हैं क्लाइमेट के अंदर। तो जितना ज़्यादा मॉइस्चर और टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हाई होगा, तो केमिकल रिएक्शन ज़्यादा होंगी, वो केमिकल रिएक्शन ज़्यादा होंगी जो सॉइल को फॉर्म कर रही हैं। देयरफॉर इन द वार्म वेट लो एल्टीट्यूड्स, बहुत ज़्यादा वार्म वेट लो एल्टीट्यूड्स जहाँ पर होंगे, थिक एंड वेल डेवलप्ड सॉइल्स आर क्वाइट कॉमन, वहाँ पर थिक और वेल डेवलप्ड। अब स्टूडेंट अगर हम मॉइस्चर कंटेंट की बात करें तो जो मॉइस्चर कंटेंट होता है ऑफ सॉइल इज इन्फ्लुएंस लार्जली बाय द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड एवोपरेशन, कितने अमाउंट में बारिश पड़ रही है ना, पानी ज़मीन पे आना मतलब रेनफॉल होना, तो प्रेसिपिटेशन में स्लीट, हेल और आपका वाटर, रेनफॉल सब कुछ आ जाएगा। तो रेनफॉल स्लीट के रूप में कितना पानी ज़मीन पे आ रहा है और कितना एवोपरेट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ये भी वो फैक्टर हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। विंड एक्शन इन सम प्लेसेस हेल्प्स इन सॉइल फॉर्मेशन, कुछ जगहों पर विंड का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है सॉइल फॉर्मेशन में। जैसे कि हवाएं कहीं पर तेज़ तेज़ चल के कहीं और दूसरी जगह जा रही हैं तो अपने इधर से सॉइल लेके जाती हैं और यहाँ पर डिपॉजिट कर देती हैं, यहाँ से कंटिन्यू सॉइल लेके जाएंगी और यहाँ डिपॉजिट करती जाएंगी, तो सॉइल का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगेन इन एरियाज ऑफ स्पार्स वेजिटेशन, जहाँ पर वेजिटेशन बिल्कुल स्पार्स बहुत कम होगी, विंड की जो एक्शन होगी वो सॉइल को रिमूव करती रहेगी। नेक्स्ट है टोपोग्राफी। तो अगर हम टोपोग्राफी की बात करें बच्चा, तो टोपोग्राफी के अंदर हम लोग देखेंगे कहीं पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स माउंटेन्स होते हैं, कहीं पर प्लेटर्स होते हैं, कहीं पर प्लेन्स होते हैं। तो जो टोपोग्राफी है इसी को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल फीचर्स। स्पेशली द स्लोप ऑफ लैंड, वो ज़मीन है जहाँ पर स्लोप है, ठीक है, इन्फ्लुएंसेस द अमाउंट ऑफ हीट एंड मॉइस्चर एट अ प्लेस। और अल्टीमेटली ये किसको अफेक्ट करने वाले हैं, सॉइल फॉर्मेशन को। पहले इन लोगों का जो इफेक्ट होगा क्या है, हीट वहाँ पर अलग होगी, मॉइस्चर अलग होगा, हीट अलग है मॉइस्चर अलग है तो सॉइल फॉर्मेशन भी अफेक्टेड होगा। प्लेन्स विच इज़ यूजली रिसीव्स अ लॉट ऑफ हीट, अब प्लेन्स की बात करें तो जिनके ऊपर बहुत सारी हीट आती है, मॉइस्चर हो रहा है, ठीक है, आर आइडियल लोकेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। प्लेन्स जहाँ पर हीट भी ज़्यादा है, अलाउ मॉइस्चर टू कलेक्ट, मॉइस्चर भी कलेक्ट हो रहा है, तो बोथ साइड्स बहुत आइडियल होंगी सॉइल फॉर्मेशन में। आगे बात समझ में, पर हिली रीजन में जहाँ हीट कम है मॉइस्चर भी कम है तो वहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन थोड़ा सा कम होगा। हिल साइड्स ऑन द contrary हैव रिलेटिवली थिन सॉइल एज वाटर सॉइल फॉर्मिंग सेडिमेंट्स रन क्विकली डाउन द स्लोप। और दूसरी बात ये होती है कि पहले वन कम रही है और कंटिन्यूसली स्लोप के थ्रू ज़मीन पे आती जा रही है, वो है ना, पानी गिरेगा या जो सॉइल इरोजन होगा उसके थ्रू वो कंटिन्यूस स्लोप से वो नीचे की तरफ आ जाएगी।
Soil formation is further hampered if the hillside faces अवे फ्रॉम द सन. हाँ बेटा, अगर हिल साइड सन की अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो भी बहुत लिटिल हीट उसको मिल रही होगी और सॉइल फॉर्मेशन कम होगा. तो टोपोग्राफी के अंदर आपको ध्यान रखना है कि पहले आप प्लेन्स की बात कर रहे हैं, प्लेट्यूज की बात कर रहे हैं या माउंटेन्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, प्लेन्स, प्लेट्यू और माउंटेन हर जगह ही सॉइल फॉर्मेशन का रेट अलग होगा. स्पेशली हिल साइड की बात करें तो हिल साइड स्लोप्स में होते हैं, तो स्लोप्स में होने के कारण हीट तो कम है ही, मॉइस्चर कम है. दोनों चीज़ों के कम होने की वजह से सॉइल फॉर्म भी कम हो रही है और स्लोप्स के थ्रू नीचे भी आती जा रही है ना. ऑर्गेनिज्म, अब ऑर्गेनिज्म की बात करें स्टूडेंट, तो वो वेजिटेशन जो सॉइल के ऊपर ग्रो कर रहा है और वो सारे ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर है वो सब सॉइल को ह्यूमस देने का काम करते हैं. वो सॉइल जिसमें ह्यूमस ज़्यादा होगा वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी. Burrowing by animals like earthworm and termites exposes soil particles to weathering. अब बेटा ये जो हमारी यहाँ चींटियाँ होती हैं, अर्थवर्म होते हैं, टर्मिट्स होती हैं, ये क्या करते हैं, बरो बना लेते हैं अपनी ज़मीन के अंदर और इस वजह से ये वेदरिंग को इनवाइट करते हैं. विच एड सॉइल फॉर्मेशन, जिससे सॉइल फॉर्मेशन होता है. इट ऑल्सो हेल्प्स एयर टू रीच द रूट्स ऑफ द प्लांट. और जैसे अर्थवॉर्म है, टर्मिट्स हैं, ये बिल्कुल खाली कर देते हैं मतलब मिट्टी को, तो वहाँ से ऑक्सीजन भी पास होता रहता है ना, हमारे रूट्स को अब्जॉर्ब करने के लिए, रूट्स के लिए. सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली. इफ यू एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, डू राइट इन कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम से डिस्कस करेंगे.